तो इस तरह एक एक टॉपिक हम पूरा करते जाएंगे। कल कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम क्लासेस बहुत लंबी हो गई दोबारा से, तो आज मैंने कोशिश की है क्लास हटा दें। क्लासेस लंबी होने का कारण था, जैसे 9 बजे आपकी पहली क्लास होती है, 9 से और मेरे ख्याल सर 40 मिनट की क्लास लेते हैं। हमने टीचर्स को सबको ये कह रखा है 30 से 40 मिनट, इससे ऊपर नहीं करना, क्योंकि इस दौर में बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई से जुड़े रहना ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीने बाद ही आपका पेपर हो रहा है, अभी तो ये अता पता ही नहीं है कि कब कंडीशंस नॉर्मल पे आएंगी। पहले तो स्टेबल होंगी, अभी तो लगातार ग्राफ ऊपर है ना, जब ये ऊपर जाके रुकेगा ना एक जगह कि भाई लगातार एक जितने केसेस आते जाएंगे, फिर ये केसेस कम होंगे और उसके बाद कंडीशन सर्कमस्टांसेस नॉर्मल होंगे। तो अभी हो सकता है इस बात में 2 महीने लग जाएं, 1 महीना पूरा लग जाए, 4 महीने लग जाएं, किसी को नहीं पता। ये इसका प्रेडिक्शन ना आप कर सकते, ना मैं, ना मोदी जी को पता कि कब वापस कंडीशन ठीक ठाक होंगी। अभी कल हम एक बार मार्केट की तरफ गए तो सच में पूरा लॉकडाउन फील हो रहा है। सिर्फ बहुत ज़रूरत होती है तभी लोग बाहर आ रहे हैं, और पूरा मार्केट सब तरफ जितनी दुकानें थी सब कुछ बंद था। तो दोबारा से वही कंडीशन जो पिछले साल थी ना, ऑलमोस्ट वही कंडीशन अब देखने में आ गई। बस इतना फर्क है, अब पुलिस वाले डंडे नहीं मार रहे हैं और लोग अपने आप जरूरत है तभी बाहर निकल रहे हैं। पिछली बार ये नई बात थी तो लोग उत्सुकता के कारण भी बाहर निकलते थे, इसलिए पुलिस वाले पीटते थे। अब पुलिस को ही पता है, जनता को ही पता है कि अपने हाथ भैया सेफ रखना है, अपने शरीर को, और अब आप सेफ है तो आपका परिवार सेफ है, क्योंकि कीटाणु वायरस तो कोई एक लाएगा और नुकसान पूरे परिवार पूरे खानदान को उठाना पड़ेगा। इसलिए लोग खुद भी सड़कों पे बहुत कम दिख रहे थे। तो अच्छी बात है, कुछ दिन और निकालने हैं ऐसे, जितना हो सके अंदर रह के निकाल दें। और इस टाइम पे ये नेगेटिव दौर है बहुत ज़्यादा, और एक बहुत नॉर्मल सी बात है, डिप्रेशन हो जाएगा बहुत लोगों को बैठे बैठे। इसीलिए हमें पढ़ाई से जुड़ के रहना है। चाहे हम दिन में 2 घंटे पढ़ लें, वही बहुत है, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन 2 घंटे में हमारा ध्यान हट जाए हर तरफ से कि देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, फलाना सब बातें छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ फोकस होकर तैयारी करें। तो ये अब के 2 घंटे भी बहुत रहेंगे, जरूरी नहीं कि आप 20 घंटे ही पढ़ें। वो टाइम जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि अब ज्यादा तैयारी करो, अब सिर्फ और सिर्फ तैयारी करो। अब जरूरी है खुश रहना, पॉजिटिव रहना, ताकि आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक बनी रहे। अच्छी डाइट लेना, खूब हरी सब्जियां खाओ। इस मौसम में खूब सारी सब्जियां आप देख रहे हो, घिए, तोरी, टिंडे, और ये अपना क्या नाम है इसका, पेठा, ये बहुत हो गया है आजकल। तो बच्चे भी घर में परेशान हो गए, इतना ज़्यादा बनाते हैं ये, लेकिन ठीक है, ये ज़रूरी है। और बहुत तला भुना और ऑयली चीज़ें मत खाओ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो। जिसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक होगी ना, बीमारी आएगी क्योंकि हवा में फैली हुई है, तो उसका शरीर उसको अंदर जाने के बाद भी उससे लड़ के और ठीक कर लेगा अपने आप को। तो अपनी इम्यूनिटी पे आपको काम करना है। खुश रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है, दुखी रहने से, टेंस रहने से और इरिटेट रहने से इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो इसलिए पहली ज़रूरत है हम सब खुश रहें, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें और भविष्य के लिए भी काम करते रहें। धीरे 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 काम करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं भाग दौड़ की और पागल ही होना है कि 10 घंटे पढ़ना, नहीं। कम पढ़ो लेकिन पढ़ना ज़रूर। ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए पढ़ाई का और तुम्हारे बीच का, ठीक है। तो सुबह 9 से 9:40, फिर मैंने बताया था 20 मिनट का ब्रेक है, फिर ऐसी दूसरी क्लास तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास आज मेरी ही है, 11 से 11:35, 40 में मैं अपने आप छोड़ दूंगी। हम 20 मिनट भी पढ़ लेंगे ना, बहुत है। बस उस टाइम पे दिमाग को बिल्कुल फोकस्ड रखना कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो हम पहले टॉपिक के कंप्लीशन की तरफ आ गए थे, और कल तो क्लास नहीं, परसों मैंने बताया था आपको कि किस तरह से वो किताब हम लोगों ने अपने यहाँ पर लिख कर 2 साल 11 महीने 18 दिन में 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल थी, 22 भाग थे, और वर्ल्ड का सबसे विशाल लिखित संविधान। हमने 60 देशों के संविधानों को पहले पढ़ा और फिर हमने उसको लिखा। उसको लिखने में बहुत लोगों ने योगदान दिया। स्टार्टिंग हुई थी 389 से, लेकिन जो फाइनल साइन हुए वो 284 के हुए। और इन हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इस किताब पर साइन किए, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। रास बिहारी, आपने सुना होगा, ये रास बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण, इनकी राइटिंग है ये, प्रेम बिहारी, इनकी राइटिंग में लिखा गया है। नारायण रायजादा, कहीं कहीं प्रेम बिहारी सक्सेना लिखा है, वो भी यही आदमी है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
इन अकेले की हैंडराइटिंग में है, इटालियन स्टाइल में है, इंग्लिश में लिखा गया था ओरिजिनल, फिर उसको ट्रांसलेट किया। अगर स्टाइल पूछें, जो खड़ी हुई भाषा है, लिखने का तरीका, वो इटालियन है। और इन्होंने अकेले ने पूरा संविधान हैंड रिटन फॉर्म में है। और मैंने आपको बताया था हीलियम के बॉक्स का यूज किया गया, नाइट्रोजन का चैम्बर बनाया गया। आज ये ओरिजिनल कॉपी रखी हुई है संसद भवन की लाइब्रेरी में एक हॉल के अंदर। तो ये बहुत कीमती है हमारे लिए, और हो सकता है अगले 1000 साल 2000 साल तक भारत का संविधान एज इट इज चलता जाए। जरूरत के अनुसार इसको बदलते रहते हैं, और आज की डेट में जो जो जरूरत पड़ी 104 पर हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल भी दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ खास शब्दों की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक शब्द कहते हैं कि मूल संविधान क्या है आपका। तो संविधान में ना कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जो कभी नहीं बदलेंगी। देश बदलेगा, समाज बदलेगा, रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोलचाल, सब चीजें बदलेंगी, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक, जो नहीं बदलेंगे, जिनको आप कहते हैं मूल संविधान की चीजें। जिनमें की कुछ बातें अगर मैं मोटी मोटी कहूँ तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ, वैसे इनमें से कुछ शब्द मैं आपको बता दूंगी मूल में नहीं थे। सबसे पहले एक शब्द बातचीत करेंगे हम, जिसका नाम है प्रभुसत्ता संपन्न। प्रभुसत्ता संपन्न, इसे कहते हैं सोवर्निटी। इंग्लिश में इसको कहते हैं सोवर्निटी। सोवर्न कह देते हैं। सोवर्निटी और सोवर्न मतलब होता है जब आप अपनी सत्ता खुद संभालें। अभी मैं सबको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। एक शब्द है आपकी संविधान की प्रस्तावना में ही, समाजवाद। ये स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में आया समाजवाद। इसको आप कहते हैं सोशलिज्म। एक शब्द है लोकतंत्र। एक है गणराज्य या गणतंत्र कह लीजिए। एक है आपका धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। बीजेपी ने कोशिश तो की थी, धर्म वाले एक ये कह लीजिए भैया उनका एक तरीका है काम करने का बंगाल में, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। और बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट्स आप सबने देखे होंगे कि टीएमसी के फेवर में ही चले गए। ये अलग बात है कि बंगाल की ममता बनर्जी अपनी खुद की नंदीग्राम की सीट से हार गई, लेकिन हाँ, दबदबा तो उन्हीं की पार्टी का रहा और तृणमूल कांग्रेस ही वहां पर दोबारा से राज में आएगी। तो ममता बनर्जी सीएम बनेंगी नहीं बनेंगी, बनेंगी तो 100% उन्हीं की उम्मीद है, लेकिन फिर भी वो आए ना आए या वो अपने बिहाफ पे किसी को बना दे, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि बहुत बड़ी बड़ी जो रैलियां की गई, जो बहुत सारे ढिंढोरे पीटे गए और लाइव फेसबुक पे, कभी बीजेपी के चैनल पे, कभी पीएम मोदी जी के, इससे उन सबका असर दिखा नहीं, वो फीका पड़ गया वो रंग। और बंगाल ने पूरी तरह से, जनता ने नकार दिया कि बीजेपी जो है वहां पे लीड में आ सकती है। जबकि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स थे वो क्या थे कि बीजेपी ही जीतेगी, बाकी सब बाहर हो जाएंगी। आप देखो कितना उल्टा पड़ा। यानी एग्जिट पोल वाले भी ना पैसा खा के कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि असलियत क्या है। जिनसे ये पूछ रहे होते हैं ना, वो भी 100% इन्हीं के आदमी होते हैं जो बाहर निकल के बता रहे होते हैं। तो जनता ने ये दिखा दिया कि अगर इसको, बंगाल को हम देखें तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं है ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ होती तो फिर नंदीग्राम पे हारने के बावजूद भी टीएमसी कैसे जीती। तो बहुत अच्छी बात है कि तृणमूल कांग्रेस वापस से आ गई। वो उनकी जनता है जिसको पसंद करे बनाए, लेकिन इससे एक चीज क्लियर हो गई कि धांधलेबाजी शायद उतने बड़े पैमाने पे है नहीं ईवीएम्स में। और एक मन में ये भी हो गया कि अगर सरकार ढंग से काम नहीं करती है तो 2024 में भी जनता के हाथ में पावर है, वो चाहे तो सरकार को लाए या सरकार को हटा दे। ये हर एक का पर्सनल मामला है, इसमें मेरी राय तुम्हारी राय मैटर नहीं करती। हम अपने पार्ट पे क्या करेंगे वो हमारी अपनी समझ है, अपनी सोच है। चलिए, ये 5 शब्द हैं, आपके देश को एक्सप्लेन करते हैं और आज इन 5 पर ही एक एक करके बात करेंगे। बहुत बहुत कीमती हैं ये शब्द। लोकतंत्र को आप जानते हैं डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं आप डेमोक्रेसी। गणतंत्र को आप कहते हैं रिपब्लिक, हम रिपब्लिक है या रिपब्लिकन कंट्री हैं। और पंथ निरपेक्ष को आप इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ये 5 वर्ड्स बहुत काम के हैं। प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष। सोवर्निटी या सोवर्न, सोशलिस्ट, सोशलिज्म का मतलब सोशलिज्म विचारधारा है। डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री और सेक्युलर कंट्री। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द मैंने लिखा था प्रभुसत्ता संपन्न ना। कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रीन वाइट होती है तो उनकी आंखों पे जोर ज्यादा पड़ता है, तो मैंने स्क्रीन को डार्क कलर में कर दिया। ठीक है, चलिए एक एक वर्ड को देखते हैं। सबसे पहला शब्द क्या था? फर्स्ट वर्ड संप्रभुता या कह लीजिए प्रभुसत्ता संपन्न।
प्रभु सत्ता संपन्न, इसी को आपने क्या कहा? संप्रभुता। इसी को इंग्लिश में आपने कह दिया सोवर्ण या सोवर्निटी। अब ये है क्या? जब आप आज़ाद हुए थे ना, आपका देश जब आज़ाद हुआ, या कह लीजिए अंग्रेज़ों ने जब सत्ता का हस्तांतरण किया, तो इस धरती पर दो बहुत बड़ी ताकतें थी। पूरा वर्ल्ड उनके सामने नतमस्तक था और उनके अकॉर्डिंग ही चल सकता था। उस टाइम पर धरती पर दो बड़ी ताकतें राज कर रही थी, या कह लो उनका दबदबा था। यूएसए आज भी एज इट इज है, और यूएसए से भी बड़ी एक ताकत थी यूएसएसआर, जिसको आज आप रशिया कहते हैं ना। ये तो बहुत बाद में बना, 1991 में जब ये टूटा, इसमें फूट पड़ी, इसके 15 हिस्से बने, उनमें से एक को आज आप रशिया कहते हैं। तो सोचो रशिया आज भी कितना बड़ा देश है। जब ये इकट्ठे रहे होंगे 15, आज रशिया तो एक है ना, तब ये कितना बड़ा और कितना पावरफुल देश रहा होगा। एक संघ था ये, इसको कहते थे सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत रशिया कह लीजिए, ठीक है। सोवियत संघ, जिसको आज आप रूस कहते हैं, ये पहले बहुत सारे देशों के साथ इकट्ठा था, 15 देश इकट्ठे थे, और इसको यूएसएसआर या सोवियत रशिया या सोवियत संघ कहा जाता था। जबकि इसकी टक्कर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब भी था, आज भी है। इन दोनों में वैसे तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों में विचारधारा बहुत बहुत अलग थी। ये जो यूएसए था ना, तब भी ये पूंजीवादी था और आज भी ये पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसके नाम की शुरुआत ही पूंजी से होती है। इसका मतलब पैसे की बहुत बड़ी पावर है। पूंजीवाद देश वो होते हैं, पूंजीवाद की विचारधारा रखने वाले, जिनका ये मानना होता है कि उत्पादन के साधनों पर लिमिटेड लोगों का हक होना चाहिए, यानी बड़े बड़ी जितनी चीजें हैं प्रोडक्शन की, उस पर लिमिटेड लोगों का हक हो, बहुत अमीर टाइप के लोगों का हक हो, और वो ही प्रशासन को, शासन को, देश को चलाएंगे। यानी पैसे वाले का हक होना चाहिए हर चीज पर, और जो गरीब है या बिल्कुल निचला तबका है, इनको धीरे धीरे करके इतना कुचल देना चाहिए कि ये बेशक खत्म हो जाए। आप ये देखिए, अमेरिका में बेगर्स नहीं होते, भिखारी नहीं होते। इंडिया में आप निकल जाओ दिल्ली, दुनिया भर के भिखारी हैं, दुनिया भर के। आप जिस रेड लाइट पे खड़े होंगे 10-20 लोग तो तुरंत आ जाएंगे। यानी यहाँ पे भीख मांग के लोगों का काम चल रहा है, तभी तो लोग उस प्रोफेशन को अपना रहे हैं। पूंजीवादी कुछ मामलों में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि क्या मेरा प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो मैं काम को करूंगा, नहीं है तो मैं काम को नहीं करूंगा। ये सोसाइटी की भलाई को पीछे रखते हैं और प्रॉफिट को पहले रखते हैं, और ऐसे लगभग सभी देश बहुत ज्यादा आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो सस्टेन करना चाहता है वो अपने आप को बेहतर बनाओ। वो पूंजीवादी देश में ना कोई निकम्मा, निठल्ला, बेरोजगार जिंदा नहीं बचता। जिंदा का मतलब है वो लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, उसको देखने में अपने आप लगेगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम चला के तो मेरा काम नहीं चलना। कि भाई सरकार, जैसे हमारे देश में क्या दिक्कत है जानते हो? हमारे देश की सरकार ना निकम्मे, निठल्ले लोगों को बैठा के और बढ़िया खिलाती है। ये जो इतनी स्कीम्स चलाती है सरकार, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ये आप लोगों को लगता होगा मानवता के नाते बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार हट जाओ इस पार्ट से और ये सोचो कि ऐसा करने से जो बच्चे ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जहां 2 रुपए किलो गेहूं लाके काम चल रहा है, उनके मन में कभी आगे बढ़ने की इच्छा जागती ही नहीं। आपने नोटिस किया, हमेशा आगे बढ़ना वो चाहते हैं जो मिडिल क्लास वाले हैं। जो बहुत गरीब हैं उनको इच्छा ही नहीं होती कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि वो सपने ही देख नहीं पाते हैं। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, इनकी 10-10, 20-20 पीढ़ियां ऐसे ही निकल जाती हैं। थोड़ा सा पानी है हमारे पास, चलिए। तो पूंजीवादी क्या होते हैं? पूंजीवादी कहते हैं भैया समाज का हमने ठेका नहीं लिया, जो लायक है कमा के खा लो और जो नालायक है मरो। हम किसी को स्कीम चला के सस्ते में सिलेंडर या फ्री में भोजन नहीं बांटेंगे। शायद आपको सुन के लगेगा कि ये तो गलत है, लेकिन ये सही है। इसको इंसान के नजरिए से देखो। भीख मांगना ठीक लगता है ना कुछ लोगों को, जैसे भीख जो देते हैं, जो भीख मांग रहा है, आपने उसको 1 रुपए दिया, आपको शांति लगती है, यार चलो मैंने कुछ अच्छा किया, 10 रुपए दे दिए, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तुमने उसको बढ़ावा दिया। अब वो कल फिर भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित हो गया, मोटिवेशन मिल गया ना तुम्हारे 10 रुपए से, 1 रुपए से। ये गलत है। अगर भीख मांगने वालों को सब लोग सोचें कि हमें देनी ही नहीं है भीख, तो कितने दिन चलेगा ये प्रोफेशन उनका? ये प्रोफेशन ही तो है बहुत लोगों का। इसको अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके अपने मन पे पत्थर रख के सोचें कि नहीं हम भीख देंगे ही नहीं, और कोई भी हर इंडियन ये सोच ले कि मुझे भीख नहीं देनी, ये कोई तरस वाली बात नहीं है। ये एक्चुअल में आप उन लोगों का भविष्य खत्म कर रहे हैं जिनको आप भीख दे रहे हैं, क्योंकि वो तो मोटिवेट हो गए कि मैं कल फिर मांग के अपना पेट भर सकता हूँ। अगर भीख मांगने वालों को 1 भी रुपया ना मिले, भूखा कोई नहीं मरता।
जिसके शरीर में जान है ना, वो सोचेगा यार कोई भीख ही नहीं देता, मैं कुछ काम करके करूंगा, तो वो कहीं पे कुछ भी काम कर ले। अरे सड़कों पे कितने ढेर काम है, कुछ भी नहीं है तो गाड़ियों की सफाई में काम की कमी नहीं है भारत में। जितनी बड़ी आबादी होती है ना, उतने ज्यादा काम धंधे भी होते हैं, क्योंकि आबादी को काम चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भीख मांग के काम चल रहा है तो लोग फिर कमाना ही नहीं चाहते हैं। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। पूंजीवादी जो लोग होते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि क्या मैं जिस काम को करूंगा मैं उसमें प्रॉफिट में हूं। अगर मुझे प्रॉफिट है तो मैं काम करूंगा, और नहीं है तो मैं काम को नहीं करूंगा। ठीक है, ये सुन के हमें लगता है कि ठीक नहीं, लेकिन ये ठीक है, क्योंकि मैंने देखा आज तक पूंजीवादी देश कभी भूखा नहीं मरा। पूंजीवादी देश में ना लोगों को एक मोटिवेशन अपने आप मिलता रहा कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कमा के ही खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई सरकार फ्री में बांटने वाले लंगर नहीं चलाने वाली है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नुकसान है जो गरीब हैं उनका। अब आपके मन में अगर मानवता वाली बात है तो आपको लगेगा यार गलत है, लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें ना तो ठीक कहते हैं ये लोग। एक पीढ़ी दो पीढ़ी आप उनको आदत लगा देते हैं लगातार भीख मांगने की, या सरकार की स्कीम से ही पैसा चला के जो चीजें मिल रही हैं उससे अपना काम जाए। गलत है, कमा के खाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा। और जब आदमी भूखा मरेगा ना तो वो काम के लिए तलाश में निकलेगा ही निकलेगा। घर बैठा है, पता है कि सरकार के कोटे में से 10-20 रुपए के चावल मिल जाने हैं, उतने में काम चल जाएगा। तो ये भीख मांगना, ये सब चीजें बहुत गलत है। पूंजीवादी देशों में चीजें कम मिलती हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट है जिसको आप कहते हैं समाजवाद। समाजवाद में देखो प्रायोरिटी किसकी है, समाज की। ये कहते हैं कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। इनका कहना था पूंजीवादी ऊपर होने चाहिए क्योंकि वो मेहनती हैं, वो मेहनत करते हैं, दिमाग की मेहनत करते हैं। इनका कहना है पूरा समाज बराबर होना चाहिए। बराबर से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिना काम किए भी आराम का जीवन जिएंगे, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। हर हाथ को काम, सबको काम करने का मौका मिलेगा, सबको अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, सबको नौकरी करने का मौका मिलेगा। काम आपको करना पड़ेगा और अपनी लायकियत के दम पे आप ऊपर और नीचे जाएंगे, लेकिन आप होंगे बराबर। आपके देश के राष्ट्रपति को अगर जाना है राष्ट्रपति भवन, तो ऐसा नहीं कि उसके आगे पीछे 50 गाड़ियां चल रही हैं और लोगों को रोका गया 1 घंटे पहले कि यहाँ से काफिला गुजरेगा। नहीं, वो नॉर्मल आदमी है, वो बस में भी जा सकता है, वो अपनी कार में भी जा सकता है, और जिस कार में वो जा रहा है इनके अकॉर्डिंग तो अगर रास्ते में उसको 4 लोग खड़े मिल गए हैं तो उसका ये कायदा बनता है कि वो गाड़ी को रोके, उन चारों को अगर उसी रूट पे जाना है तो अपनी गाड़ी में बैठाए और छोड़ दे, क्योंकि वो समाज का एक अंग है, वो कोई हीरो या कोई इस तरह का आदमी नहीं है। तो समाजवादियों का मानना है कि पूरा समाज बराबर है, पीएम, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, सबकी बराबरी है। आम आदमी को बराबर के हक मिलने चाहिए। अगर राष्ट्रपति का बेटा बीमार है तो उसी अस्पताल में इलाज होगा जहां एक रेहड़ी लगाने वाले के बेटे का इलाज होगा। प्रधानमंत्री की बेटी उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में पढ़ेगी जहां कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा या बेटी पढ़ते हैं। इसका मतलब बराबरी पर रखो हर चीज को, उसके बाद जिसमें लायकियत है वो आगे निकल जाओ। यहाँ उत्पादन के साधन समाज के हाथ में होते हैं। इनका पहला टारगेट होता है समाज की भलाई करना, और इनका पहला टारगेट होता है पूंजीवादियों की, पूंजीपतियों की भलाई करना। ये प्रॉफिट एंड रूल के बिजनेस को देख के चलते हैं, ये समाज की भलाई को प्रायोरिटी देते हैं। यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जिसने समाजवाद की कल्पना को सच करके दिखाया, और यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के किसानों ने, सच में ऐसा हुआ था 1917 में। कभी जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी। 1917 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के मजदूरों और किसानों ने यहाँ के शासक जो थे ना, जो हेड हुआ करते थे, उनको उनके घर से निकाल के मार दिया था, उनके महलों पे कब्जा करके। और मजदूरों और किसानों ने पूरे देश के बड़े बड़े बैंकों पे, बड़े बड़े जो राजमहल थे, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऑफिशियल थी, इन सब पे कब्जा कर लिया। और पूरे देश में किसानों और मजदूरों ने अपनी सरकार बनाई। किसानों में से ही लोग लीडर बने, उनके देश के हेड बने, और मजदूरों में से ही लोग जो है इस तरह की पोस्ट पर बैठे। और उन सब ने दुनिया की आंखें खोल दी कि अरे मजदूर और किसान भी देश चला सकते हैं क्या, क्योंकि अब तक तो सिर्फ राजा महाराजा ही देश चलाया करते थे। दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल है यूएसएसआर। लेकिन भ्रष्टाचार ने धीरे धीरे यहाँ भी जड़ें जमाई, और कुछ साल चलने के बाद 1991 में फाइनली यूएसएसआर के टुकड़े बनते चले गए, और इन्हीं टुकड़ों में से आज एक का नाम है रशिया। ठीक है, पूंजीवाद एज इट इज चलता जा रहा है, पूंजीवाद का कोई बंटवारा नहीं हुआ। पूंजीवाद की जड़ें फैलती 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 इतनी फैल गई कि आज आप भारत को भी, अगर थोड़ा सा समझदार हैं आप, एनालाइज करके देखिए, आपके देश में भी पूंजीवादी ही बोलबाला दिख रहा है। अंबानी, अडानी जो है ना, वो एग्जाम्पल ही पूंजीवादियों का है, पूंजीपतियों का है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, मोदी जी के या किसी भी
पीएम के, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, कोई भी था, बहुत अच्छे रिश्ते निभाते हैं सारे बड़े बड़े लोग, इन अंबानी अडानी जैसे, हिंदुजा ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ। आपके देश की राजनीति को चमकाने में भी इन लोगों का बहुत ज्यादा हाथ होता है। और आपके देश में जितने बड़े काम होते हैं वो सब, जितनी बड़ी पॉलिसी बनती है उन सब में इनका खास ध्यान रखा जाता है। यानी इंडिया का रुख भी धीरे धीरे मुड़ के किस तरफ जाता जा रहा है, पूंजीवाद की तरफ। और पूंजीवाद की तरफ जाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि आपकी सरकारी चीजें भी बिकती जा रही हैं। सरकारी चीजें बिकने का सीधा मतलब है वो प्राइवेट हाथ में जा रही हैं। अब आप और मैं तो नहीं खरीदेंगे ना सरकारी किसी संपत्ति को या फर्म को, उसको तो वो खरीदेगा जिसके पास अरबों रुपए होंगे। तो वो तो सीधी सीधी दिखती बात है कि हमारे देश का भी झुकाव पूंजीवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस सरकार में तो ये खासा देखने में आया। पिछली सरकारें भी ऐसी थी, धीरे धीरे चीज तो सभी बेच रहे थे, लेकिन इन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बेच दी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी हक हुआ करता था। LIC जैसी चीजें और पता नहीं कितने सारे बैंक्स मर्ज कर दिए, नौकरियां खत्म कर दी। तो ये सब चीजें दिख रही हैं कि आपका भी झुकाव धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ है। पूंजीवाद की तरफ मुड़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत एक गरीब देश है और भारत को एक थोड़ा टाइम चाहिए था पूंजीवाद की तरफ जाने में, क्योंकि भारत में आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है, जिनके पास साधन नहीं है। और अगर ऐसे लोगों को हम देखें तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई जिस घर में पैसा है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेगा, अच्छे कॉलेज में भेज देगा, उनका बेटा बेटी अच्छी जबान बोलना सीख जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनना सीख जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज स्मार्ट हो जाएगी, उनको तो बहुत आसानी से नौकरी मिलेगी। लेकिन गाँव में किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे, जो रेहड़ी लगाता है उसका बेटा बेटी, वो तो बहुत महंगे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। उनकी स्पोकन बहुत अच्छी नहीं होगी, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी नहीं होगी, उनका बातचीत का तरीका, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, तो उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी। सरकारी नौकरी में ये था, आप कैसा ही कपड़ा पहनते हैं, आपकी जबान कितनी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत आपको एटिकेट्स नहीं आते, तब भी आप नौकरी पा जाते थे अपने बुद्धि के बल पे। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता। पूंजीवाद में आपका लुक, आपका अपीयरेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, हर चीज मैटर करती है। तो अभी भारत को तो बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा अगर हम बहुत जल्दी किस तरफ मुड़ गए तो पूंजीवाद की तरफ। पूंजीवाद में लंबे टाइम में मुड़ना ठीक रहेगा जब सब पढ़े लिखे हों, सबके घरों में इतना पैसा हो कि वो बहुत अच्छे स्मार्ट तरीकों को सीख सकते हैं, भाषा अच्छी बना सकते हैं। लेकिन भारत तो बेसिकली गांव में बसता है। गांव के परिवेश से निकल के आने वाले उन बच्चों को आप एकदम से ये सोचें कि पूंजीवाद की तरफ ढाल दें। आप खुद देखो, रिलायंस कंपनी में जॉब किसको मिल पाएगी? जो शहर से पल बढ़ के एक स्मार्ट लड़का आएगा, या कोई गाँव में किसान का बेटा जिसको की माहौल नहीं मिला उतना अच्छा। अब कंपनी थोड़ी देखेगी कि इसमें बुद्धि ज्यादा है, इसने 10वीं 12वीं अच्छी की, वो कि प्रेजेंटेशन किसका अच्छा है, इंटरव्यू में कौन स्मार्टली ड्रेस्ड होके आया, किसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। तो वहां तो वो अमीर घर का बच्चा ले जाएगा नौकरी। उस गरीब आदमी की ना तो सरकारी नौकरी छोड़ी गई है, प्राइवेट में उसको कहेंगे कि तुम्हारी तो पर्सनालिटी नहीं है प्राइवेट के लायक, तो वो तो मर गया। यानी इंडिया को सफरर बनना पड़ेगा अगर पूरी तरह पूंजीवाद की तरफ हम लोग जाते हैं। तो इंडिया में अभी समाजवाद पूंजीवाद का मिक्सचर चल रहा था। पूंजीवाद भी था, रिलायंस आज से नहीं है, रिलायंस तो धीरू भाई अंबानी के टाइम से है ना। लेकिन साथ साथ हमारी सरकार भी तो ठेका उठाती थी गरीबों का, सरकारी अस्पताल बना रखे थे, सरकारी स्कूल बना रखे थे, सरकारी रेल चला करती थी। अब ये सब धीरे 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 प्राइवेटाइज हो जाएंगे। प्राइवेटाइज होने में अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बहुत गरीब है वो तो मरेगा बेचारा। अब आप ये देखो, रेल का किराया बढ़ा तो किसकी जेब पे गया? गरीब आदमी की ना। अमीर तो वैसे भी रेल में नहीं चलता, अमीर तो या तो अपनी गाड़ी में चलता है या प्लेन में चलता है। इस रेल में बैठकर चलने वाला आदमी या तो गरीब है या बहुत गरीबी से उठा हुआ मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास की भी परिभाषा बहुत अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि सब मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं होता। आज के टाइम में मिडिल क्लास वो है जिसके घर में कम से कम लाख रुपए की इनकम हो। अमीर नहीं है लाख रुपए वाला, अमीर वो है जिसके घर में 8-10 लाख रुपए आते हैं। तो आप ये लगा लो, लाख रुपए तो खर्चा चाहिए भैया। एक परिवार अगर शहर में रहता है, आप ये देखो ना खुद अपने आप भी इतने समझदार तो सभी लोग हैं। दूध का खर्चा, बिजली का बिल, फोन का बिल, अपने घर के ऐसे खर्चे हैं, किचन के खर्चे हैं, बच्चों के अगर 2 बच्चे हैं तो स्कूल की फीस और ये सब चीजें। लाख रुपया तो पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। गरीब की तरह रहना पड़ता है अगर आपकी इनकम 25, 30, 35, 40, 50 हजार तक। बहुत सारी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए लाख रुपए कम से कम चाहिए आज के दौर में। तो आप ये मान के चलो तो भारत कैसे रहेगा? धीरे धीरे करके नुकसान होगा, लंबे टाइम में समझ में आएगा बहुत लोगों को। पूंजीवाद ये चीज है। अब आपका देश जब आजाद हुआ ना, उस टाइम पे नेहरू गांधी जब थे, तो आपके देश ने कहा ना हम पूंजीवाद को पूरी तरह अपनाएंगे, ना पूरी तरह समाजवाद को। यानी हमारे देश में अमीर लोग भी काम करते रहेंगे और गरीबों के लिए हम भी काम करेंगे। तो हम अपनी विदेश नीति को न USA से पूछ के डिसाइड करने वाले हैं और न USSR से।
हम अपनी मर्जी से अपने देश की नीति को संभालेंगे और हम विदेश संबंध किससे कैसे रखेंगे ये हमारी मर्जी होगी। आपने जो अर्थव्यवस्था अपनाई ना अपनी, वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी आप अपने सारे आंतरिक फैसले अपनी मर्जी से करेंगे, आप विदेशी संबंध में अपनी मर्जी चलाएंगे, आप किसी से न दबेंगे न डरेंगे और आप किसी के दबाव में आके किसी भी देश के साथ संधि समझौता आदि नहीं करेंगे। ये मतलब है संप्रभु संपन्न का या प्रभु सत्ता संपन्न का। अपनी खुद की सत्ता में हम डिसीजन मेकर हैं, क्योंकि दुनिया में उस टाइम दो शक्तियां थी जिनसे सब या तो डरते थे या दबते थे या उनकी बात मानते थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो आपने कहा हम प्रभु सत्ता संपन्न है भैया, हर चीज में हमारे आंतरिक बाहरी मामले हम खुद देखेंगे, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक शब्द मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया साथ ही साथ, वो शब्द था समाजवाद, सोशलिज्म। तो आप सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं और समाजवाद बहुत अच्छा है उन देशों के लिए जहां हम जैसे लोग हैं। हम का मतलब है मेरा भारत से। तो भारत में ना आज भी रियलिटी आप देखो, खुद भी देखो चारों तरफ, 70% लोग तो आज भी बेचारा कमजोर है। कमजोर से मेरा मतलब है जिनके घर में सिर्फ इतना पैसा आता है कि वो किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। आप खुद देखो ना, आपके घर में आपके माताजी पिताजी, मेरे खुद के पिताजी ने अपनी कितनी इच्छाएं मारी, मतलब कितनी लेटर स्टेज में जाके उन्होंने अपने लिए एक स्कूटर लिया था, और वो भी सेकेंड हैंड, जब मैं शायद 10-12 साल की थी। वो चाहते तो स्टार्टिंग से उसने, लेकिन खर्चे इतने होते थे घर में, घर परिवार के, कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए। और गाड़ी तो अब तक भी नहीं ली मेरे फादर ने। अब तो कहते हैं कि मैं ले लूं, तो हम मना करते हैं कि आपकी एज हो गई, आप रहने दो। यानी कितनी इच्छाएं मार के एक आदमी अपने परिवार को पाल सकता है। भारत की तो ये हालत है। तो ऐसे देश में आप सोचें कि पूंजीवादी बन जाए तो भैया देश का तो बड़ा बदहाली की तरफ जाएगा आपका देश। समाजवाद बहुत जरूरी है आपके देश में तब तक जब तक कि, अब जैसे मेरे फादर से और हमारी पीढ़ी में हम सब ने डेवलपमेंट कर ली। मेरे फादर की जो पोजीशन थी वो एक नौकरी पे थे, उन्होंने हम सारी बहनों को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। आज हम सारी बहनें पैसे कमाती हैं। तो उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के काबिल बनाया और हमने काबिलियत का क्या तरीका देखा कि हम 12th करते ही पहले कैसे सारे लोग सरकारी नौकरी में सेट हो जाए। तो हम सब गवर्नमेंट जॉब्स में लग गए। अब वो जहां हमारे लिए एक तनख्वाह से हम घर चलाते थे, अब हम बेटियां हैं तो अपने अपने घर में आ गई। अदरवाइज हम उनके 4 बेटे होते तो आज हम लाखों रुपए उसी घर में कमा रहे होते। लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ा, अगर हम अपने अपने घर में आए तो हमने कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फायदा ही तो पहुंचाया। आज हम सारी बहनें टैक्स भरती हैं, हम सभी अच्छी पोजीशंस पर हैं। तो देखो उस एक आदमी के परिवार से इस अगली पीढ़ी तक में कितना बदलाव आ गया। लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि सरकार ने गवर्नमेंट जॉब्स निकाल के हम जैसों को फायदा पहुंचाया। हम लोगों ने 12th के तुरंत बाद ही देखा कि कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट बने और कैसे हमें जल्दी से नौकरी मिले। अब इसको उल्टा करके देखें, अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिलती तो हम क्या करते, पहले हम खूब पढ़ना पड़ता, हमें उस पढ़ाई में हम ढेरों रुपया लगाते अपने फादर का, उस पैसे को लगा के फिर हम 5 साल 7 साल बाद कहीं लाइंस में जाते इंटरव्यू में कि इंटरव्यू में हो जाए, इंटरव्यू में हो जाए, और पता नहीं होता नहीं होता। किसने देखी ये बात, कोई अप्रोच ही आ जाता, क्या होता। तो देखो वो पीढ़ी जो वहां से आगे बढ़ी वो कैसे बढ़ पाती। इसीलिए आपके देश को जरूरत है समाजवाद की, ताकि जो हम जैसे परिवार, जो हमारे फादर के टाइम के जो लोग थे, या परिमल सर के पापा की बात करें, वो भी किसान थे, उनकी अगली पीढ़ी में नौकरियां मिली सभी को, तभी तो परिवार आगे बढ़ पाया। आईसीएस एकदम से नहीं खड़ा हुआ। आईसीएस को खड़ा करने से पहले हम सब लोगों ने अपने आप को स्टेबल किया। हमारे खुद के घर में ढेरों नौकरियां हैं। अब हमने 2-3 लोगों ने रिजाइन कर दिया, अब तो कई लोगों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन पहले अपनी एक स्थिति को अपने अचीव कर लिया ना, उसके बाद आईसीएस तो एक प्राइवेट ये लगा लीजिए काम था। हमने सबसे पहले अपने आप को स्टेबल किया सरकारी नौकरियों तक पहुंच के। तो एक आम परिवार, एक साधारण परिवार सबसे ज्यादा फ्री होता है, सबसे आसान है कि वो पढ़ लिख के पहले खूब सारी अपनी योग्यता बढ़ाए और फिर सरकारी नौकरी में जाए, उसके बाद वो कुछ भी करे। तो वहां समाजवाद आपकी हेल्प करता है। अगर आपके देश से ये हट गया ना और सरकार ने बिल्कुल हाथ जोड़ लिए कि भैया हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है गरीबों का। ये बहुत बहुत नेगेटिव होगा। और अभी सरकार को जरूरत है कम से कम भी 30-40 साल, जब तक कि पीढ़ियां ठीक नहीं हो जाती ना, कि भैया हाँ सब लोग जो है सेटल होने लग गए। अब जैसे हम हैं, हम नहीं सोचते कि हमारा बच्चा जरूर सरकारी नौकरी करे, पेपर जरूर पास करे, अपनी काबिलियत को प्रूव करे, फिर छोड़ दे। लेकिन इतना हो कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि पेपर पास कर सकता हूँ, तो वहां तक पहुंचना जरूरी है, अपने आप को प्रूव करना, फिर बेशक नौकरी छोड़ दो। लेकिन आप ये देखिए, एक आम परिवार, किसान के परिवार में आज भी नौकरी जरूरी है। मेरे खुद की फैमिली में जरूरी थी, दूर क्यों जाए। तो समाजवाद का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी सोसाइटी के गरीब तबके को आगे लाने के लिए। एक शब्द अभी हमने पढ़ा था, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, और चौथा था, फर्स्ट स्लाइड पे थे ना ये सारे, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए,
ये रहे। पहला शब्द समझ में आ गया? जब आप आंतरिक और बाहरी तौर पे फ्री हो, यानी आप किसी से न दबते हैं न डरते हैं, आपकी खुद के निर्णय चलेंगे हर चीज में, तो आप प्रभु सत्ता संपन्न है, सोवर्ण है। समाजवाद, जहां समाज की भलाई पहला काम होता है सरकार का, भारत में बहुत अच्छी बात है, सरकार का समाजवाद की तरफ एक झुकाव था, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं पिछले 6-7 सालों में सरकार ने वो झुकाव हटा लिया और सरकार ने अपने सरकारी जो सेक्टर्स थे इनको भी बेच दिया पूंजीपतियों के हाथ। तो समाजवाद अभी चल रहा है, लेकिन अब दिखावट सी लगने लग गया, धीरे धीरे घटता जा रहा है। हो सकता है अगले 10-20 सालों में बिल्कुल खत्म कर दें चीजें। अगर ऐसा होता है तो उससे पहले जितने लोग कोशिश कर सकते हो कोशिश कर लो, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से खत्म कर दी गई ना चीजें, तो पीढ़ी की पीढ़ी पिछड़ी रह जाएंगी। क्योंकि अगर जॉब नहीं होंगी तो आदमी खाएगा कैसे? प्राइवेट में तो 5,000, 7,000, 8,000 से ज्यादा कोई रुपए ही नहीं देगा। सरकारी में लगते ही आपको 50,000, 40,000, 35,000, 70,000 आपकी लायकियत के अनुसार मिल जाते हैं। वहां आपकी कौन सी ब्रांड की शर्ट है ये कोई नहीं देखता, लेकिन इंटरव्यू में प्राइवेट में ये देखा जाएगा कि आपने कौन से ब्रांड के शूज पहने हैं और कितने हजार तक की आपने शर्ट पहनी है। तो जहां इन सबको देख के जजमेंट करके नौकरियां मिलेंगी, वहां आप जैसे नॉर्मल लोग कैसे लग पाएंगे, या मैं भी कैसे लग पाती? ये हम लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं होता ना इस तरह की चीजें करना। तो इसलिए जब तक ये समाजवाद के पार्ट पे चल रही है ना चीजें, अपनी नौकरी की पूरी कोशिश करके लग जाओ ताकि तुम्हारी पीढ़ियां बदल जाएं। लोकतंत्र, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा हो तो जाएगा लंबी क्लास, लेकिन मैं आज एक चीज बता देती हूँ। चलो, लोकतंत्र आप समझ गए हैं, मतलब लोगों का तंत्र, डेमोक्रेसी। अब जैसे कोई तुमसे पूछे कि लोकतंत्र क्या है बताओ, वो रटी हुई परिभाषा मत बताना अब्राहम लिंकन वाली कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चे के लिए ठीक है वो, लेकिन अब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र के असली मायने क्या है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सरकार लोगों के द्वारा, लोगों की चुनी हुई, लोगों में से चुने हुए प्रतिनिधि, नहीं, ये एक पार्ट है, बस एक छोटा सा तरीका है देखने का। असलियत में लोकतंत्र के कुछ मायने हैं। क्या मायने हैं? लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां सभी लोगों को बराबर के हक हो। कैसे बराबर के हक? बराबर हक हो वोटिंग का, जैसे भारत में है। बंगाल से बढ़िया क्या एग्जाम्पल दूं? बंगाल में मुझे याद है अमित शाह जी और मोदी जी ने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया, ऐसा भ्रम क्रिएट किया। मैंने एक दिन देखा भी था जब ये सेंटर्स बंद करने और इन सब की बातचीत हो रही थी, तो उसी दौर में अमित शाह जी खड़े हुए हैं और इतनी भीड़, वो भैया पैसे देवे के इकट्ठे कर लेते हैं लोग। आजकल भारत की तो ये हालत है ना, आप किसी को एक टाइम का रोटी भी दे दोगे गरीब आदमी को, उठ के आ जाएगा रैली में। तो इतनी बड़ी भीड़, इतना हुजूम उबड़ा हुआ था। और एक मन में मेरे में भी था कि शायद बीजेपी आ जाएगी बंगाल में, क्योंकि बीजेपी ने ना मीडिया को ऐसा दिखा दिया बना के, मीडिया ने लोगों के दिमाग में ऐसी पिक्चर बना दी। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। आप जिस चीज को लगातार देखते हैं, फाइनली आपका मन ऐसा मानने लगता है कि सच्चाई है, और इसीलिए मीडिया पे ये सब क्रिएट किया जाता है। मीडिया भी तो बिकाऊ है ना, सारे चैनल्स हमारे बिके हुए हैं, सारे के सारे। असली पत्रकारिता लोग कर ही नहीं पाते, और जो करते हैं, आपने कितनी बार देखा मर्डर्स हो जाते हैं। ये सच्चाई ही तो है। कितने देखा नहीं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में कितने पत्रकार मारे जाते हैं, कहीं मरे मिलते हैं, डेड बॉडी जला देते हैं, पता भी नहीं चलता, घर वालों को मिलते भी नहीं। कारण वो असलियत की खोज कर रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, तो बिक जाओ और नहीं तो मर जाओ। तो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि यार मर के क्या निकलेगा, पीछे परिवार है, माँ बाप है, बूढ़े, पत्नी है, बच्चे हैं। तो इसलिए लोगों को जब ऑप्शन ही नहीं मिलता तो बिकना पड़ता है। पूरी मीडिया बिकाऊ है, और मीडिया जिस दिन कोशिश करती है उनमें से कुछ लोग मार दिए जाते हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। वो गलत नहीं है, उनकी जगह अगर अपने आप को रख के देखें, किसी के फादर हैं मान लीजिए मीडिया में, और उनके ऊपर दबाव आ रहा है कि अगर तुमने रिपोर्टिंग की तो तुम्हारे परिवार को मार देंगे, तो कोई कर कैसे पाएगा? हर किसी को अपना परिवार उतना ही प्यारा लगता है। लेकिन बंगाल में अब एक बात क्लियर हो गई कि आदमी के पास आज भी भारत में ताकत है, और अगर हम चाहें तो सरकारों का तख्ता पलट करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। कायदे से, ऐसे नहीं कि भाई हम कोई विद्रोह करें, क्रांति। इलेक्शन आने हर 5 साल में हर जगह। अब 2024 भी तो आ जाएगा, 21 तो बीत ही जाएगा इस लॉकडाउन में, इनमें, और 24 भी आ जाएगा। जब ये सरकार शुरू में आई थी तो बहुत सारे दावे थे कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा और भारत जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। जैसे 2014 को देखें और 2021 को देखें तो जहां थे वहां से कितना नीचे तो गिर गए। अब कहाँ जाएंगे? बस ये बहाना मिल गया कोविड का, अदरवाइज देखे तो वैसे भी हमारी इकोनॉमी कोई बहुत फ्लॉरिश नहीं कर रही थी। चलिए, वो भी इलेक्शन में देखा जाएगा। तो लोकतंत्र का असली मायने होते हैं कि जब आपको बराबरी का हक हो और वोटिंग राइट बराबर का हो। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई देशों में अमीरों को वोटिंग राइट मिलता है, आदमियों को वोटिंग राइट मिलता है, बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनको, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, जो जमीन
ज़मीन नहीं है, जिनके पास लैंडलेस जो होते हैं, बिना ज़मीन वाले, उनको नहीं मिलता। तो ये ठीक है, हमारे देश में कम से कम ये तो बराबरी है, यानी आप सबको बराबरी का हक है, ये आपका तंत्र है। और बंगाल के लोगों ने दिखा दिया कि उनके सामने चाहे कोई कितने ही शेर बनते हो, कोई 56 इंच का चौड़ा सीना लेके घूमता हो, लेकिन अगर काम नहीं करेगा कोई भी, चाहे वो कांग्रेस ही है, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी की विरोधी हूँ, कांग्रेस भी काम ना करे, बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें अब आपको समझनी पड़ेंगी कि भारत हिंदू मुसलमानों से नहीं चल रहा है, भारत लोगों से चल रहा है। और इस बुरे टाइम में आप देखिए, जब लोग लाशें पता नहीं गिनती के बिना जला दी जा रही हैं, लोगों को कितना भयानक रूप देख रहे हैं कि मरने के बाद शक्ल दिखाने के लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं, सिर्फ एक शक्ल दिखाने के, और डेड बॉडी वहां से निकाल के देने के 15,000 20,000। गरीब आदमी तो अपने घर वालों की शक्ल भी नहीं देख सकता, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो इससे भयावह है और क्या तस्वीर देखें। और फिर वापस हम भूल जाते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, कभी हिंदुओं के मंदिरों के नाम पे, कभी मुसलमानों की मस्जिदों के नाम पे। तो इससे बढ़िया और क्या टीच करने के लिए भगवान करे कि ये सब फालतू की बातें, बकवास बातें। पहली चीज है मानवता, ह्यूमैनिटी। और इस टाइम पे आप देखो, कुछ धर्म और कुछ काम नहीं आ रहा, इस टाइम पे काम आ रहा है जो लोग एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। तो यहाँ जाके ये धर्म, ये जात पात, ये ऊंच नीच, ये अमीर गरीब, अमीर के अपनी जान बचा पा रहे हैं, कितने तो अमीर भी मर ही रहे ना। अब ये रोहित सरदाना कोई गरीब आदमी तो थे नहीं, इनके पास क्या पैसे नहीं होंगे, करोड़ों के मालिक होंगे, लेकिन कहाँ बची जान। हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें बकवास हैं। इस बात को समझने का सबसे अच्छा दौर है। एनालाइज करो आज देश की जरूरत क्या है। हमारे पास बहुत सारे अस्पताल होने चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स होने चाहिए जो सच में MBBS बढ़िया पढ़ के आए हों। हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट्स होने चाहिए, हमारे पास बहुत सारे, इतनी बड़ी आबादी है, वेंटिलेटर्स होने चाहिए जो गिने चुने हैं शहरों में। और आज ना ऑक्सीजन अवेलेबल है ना वेंटिलेटर। जिनके माँ बाप मर रहे हैं उनकी आंखों के सामने, जिनके बच्चे उनके हाथ से जा रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी में, कहीं वेंटिलेटर की कमी में, तो उनके मन में क्या आता होगा। और टैक्स तो हर आदमी भरता है ना, इस देश का हर आदमी, बेरोजगार भी टैक्स भरता है, क्योंकि GST तो हर चीज पर है। कमाने वाला हर आदमी सरकार को पैसा दे रहा है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप हमारे लिए इतना कर दो कि कल को कोई आपदा आए तो देश में ये ना हो कि डॉक्टर्स नहीं है या देश में बेड्स नहीं है। आज अमीर आदमी को भी ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए तो वो चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो पैसों से उसको खरीद, अब मिल ही नहीं रहे हैं, शॉर्टेज इतनी है तो कहाँ से करें। इसीलिए अब आप पढ़े लिखे हैं, इस बात को ध्यान रखना कि ये सब चीजें फिर जब आए तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, ये बेसिक चीजें। और हम बेवकूफों की तरह ना हिंदुओं पे लड़े, ना मुसलमानों पे, ना जात पात पे लड़े, ना धर्म पे लड़े। ठीक है, आज हमने लोकतंत्र तक को जान लिया। 3 चीजें मैंने आपके सामने बताई। अगर इनको समझ लोगे ना तो पेपर पास करना आसान है, और अगर समझोगे नहीं तो ये कभी भी समझ में नहीं आएंगी, इसको टिक करना बहुत मुश्किल है। 3 चीजें क्या क्या? प्रभु सत्ता संपन्न, सॉवर्निटी, लोकतंत्र, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? समाजवाद। समाजवाद की टक्कर में दूसरा क्या था? पूंजीवाद। अमेरिका पूंजीवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, USSR समाजवाद का था। आपकी सरकार ने धीरे धीरे करके इन 6-7 सालों में समाजवाद का रुख बदल के किस तरफ मोड़ के ले गई है? पूंजीवाद की तरफ। भारत पूंजीवादी नहीं है, भारत पूर्ण रूप से समाजवादी भी नहीं है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था था, लेकिन हमारे संविधान के प्रस्तावना में एक वर्ड नेहरू की सोच थी समाजवाद वाली। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि समाजवाद का लक्षण भारत के समाज में दिखता रहे, और इसलिए ढेरों सरकारी चीजें खोली गई थी, बनाई गई थी, जिनमें नौकरियां थी, जिनमें आरक्षण था। अब धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये नौकरियां या आरक्षण पूंजीपतियों की मर्जी से चलेगा, हक की तरह नहीं चलेगा। तो उस तरह से देखा जाए तो नुकसान बहुत सारे लोगों का होगा। चलिए आज इतना। हाँ, बुक से भी करवाऊंगी, टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, फिर PDF इस पे आपकी अपलोड कर देंगे और बुक से करा दूंगी मैं। ठीक है, बस अब ये कल परसों में ये टॉपिक कंप्लीट, और इसको PDF से करा के पूरा, उसके बाद मैं टेस्ट ले लूंगी। चलिए आज इतना ही करते हैं। नहीं, बुक से पढ़ लो, हैंड रिटन की जरूरत नहीं है। बुक्स में मैंने सब कुछ लिख दिया जो जो जरूरी है, बुक से पढ़ लोगे, पर वो पढ़नी पड़ेगी बहुत ज्यादा बार। एक बार पढ़ने से किताब नहीं आती, उस किताब को बार बार एक पन्ने को बार पढ़ना पड़ता है। 10 दिन बाद फिर रिवाइज करो, 5 दिन बाद फिर रिवाइज करो, तब जाके बात बनती है। चलिए, थैंक यू।